नमस्कार साथियों, मैं पवन सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि ये नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है, तो सबसे पहले मेरे सभी मित्रों, सभी पाठकों और सुधीजनों को नव वर्ष की हृदय की अतल गहराइयों से शुभकामनाएं। साथियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला यह नव वर्ष आप सभी के लिए आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे और मंगलमय हो। साथियों, इस नव वर्ष में आपके जो भी सपने हों वो सभी पूरे हों और आप उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हों। मेरी और मेरे संस्थान की ओर से आप सभी को यही मंगल कामनाएं। साथियों, लास्ट टॉपिक पे हम लोग अपनी एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं एसएससी जीडी की परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उस परीक्षा से संबंधित जो हमारे टॉपिक्स रहे हैं उन पे कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे अपना जो सेशन है उसको पूर्ण कर लिया है। और विगत वीडियो में साथियों जो आपका स्नेह और आभार हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए भी मैं आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उसी क्रम में हमें हमारे कुछ मित्रों का, सहपाठियों का और कुछ छात्रों का सुझाव मिला कि सर, जीडी की परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न आते हैं अपठित गद्यांश से संबंधित, जिसमें एक गद्यांश या पद्यांश दिया होता है। मुख्य रूप से परीक्षा में गद्यांश की ही चर्चा होती है, पद्यांश आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो उस गद्यांश में कुछ रिक्त स्थान छोड़ देता है और विकल्पों में उन स्थानों की पूर्ति विकल्पों के माध्यम से आपसे करवाता है। तो कई हमारे छात्रों ने हमसे निवेदन किया कि सर, उस पर एक सेशन आप आयोजित कर दें। तो आपका आदेश सराखों पर, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज के अपने इस अंक में आपके सामने उपस्थित हैं अपठित गद्यांश विशेषांक के साथ। साथियों, इसमें हमने 3-4 महत्वपूर्ण उन गद्यांशों को लेकर के आपके सामने आए हैं हम, जो कि विगत परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो हमारा उन गद्यांशों को लेने का एक उद्देश्य ये भी है कि उन गद्यांशों के माध्यम से हम आपको ये बता सके कि जो परीक्षा में गद्यांश पूछे जाते हैं उनका स्तर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। एक मॉडरेट लेवल पर जो कठिन और सरल दोनों का एक सामंजस्य है उसको इकट्ठा करके हम अपने इस आज की अपनी चर्चा में आज की चर्चा को बढ़ाएंगे। तो आइए साथियों, आज की अपनी क्लास को, आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और आज का देखते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, गद्यांश से एक निवेदन आपसे मैं और करना चाहूंगा। गद्यांश को करने से पहले साथियों देखिए, एक तरीका है, मैं तो इसकी चर्चा कर ही रहा हूं और जो प्रश्न के उत्तर है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि ये वीडियो में जैसे गद्यांश है तो इसको आप पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये जो आपका जो गद्यांश है, ये जो पैसेज है, इस पैसेज को एक बार आप अपने आप से इसका अध्ययन करके और इसके जो रिक्त स्थान है विकल्पों के माध्यम से उसको भरने का प्रयास कीजिए। देखिए, किसी भी चीज को सीखने का तरीका यह होता है कि आप पहले अपने मस्तिष्क का, अपने विवेक का प्रयोग करके उसको सॉल्व करें। ठीक है, आपका मस्तिष्क किस ओर आपको ले जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि जब परीक्षा में आप बैठते हैं तो आंसर देने के लिए हम वहां उपस्थित नहीं होते हैं, आंसर देने के लिए आपका मस्तिष्क होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो मन है वो सही दिशा पे क्या हो, सोचे, सही दिशा में आगे बढ़े, जिससे कि आपका आंसर जो हो वो ठीक हो। तो आप पहले अपने आप, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी मैं यहाँ पैसेज कंप्लीट कराऊंगा उन पैसेज में पहले आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे इस पैसेज में आपके 5 एक देख लें, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 1 2, ठीक है, उसके बाद ये 3 4 और ये
आपका ये पांचवा, ये 5। तो आप पहले इन 5 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ले और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को आगे बढ़ा करके देखते जाएं कि आपका आंसर कितना ठीक है और कौन सा आंसर गलत है, और जो गलत है तो फिर उसको सुधारने का प्रयास करें। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज साथियों, इसका पैसेज का जो होता है ऐसा कोई विशेष नियम नहीं होता है, मतलब नियमों पे तो आधारित चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो फिर वही चीज है कि इसको कंप्लीट करने के लिए आपको लगभग संपूर्ण ग्रामर की आवश्यकता होती है, या फिर आप बचपन से किस चीज को कितने अच्छे तरीके से उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो कई बार लोग कहते हैं कि सर जी इसका आंसर तो यहाँ ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों समान अर्थ प्रदान कर रहा है। तो नहीं साथियों, कुछ चीजों के साथ कुछ विशेष शब्दों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम जो है अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो आइए हम अपने जो एक संदेश था वो मैंने आप तक पहुँचा दिया है कि एक जो नियम है, जो अच्छा तरीका है वो ये होगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, और उस पैसेज को सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करके अपने आंसर का उससे मिलान करें। तो ये एक अच्छा तरीका होगा सीखने का, समझने का और जानने का। तो आइए साथियों हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पैसेज के रूप में। हमारा पैसेज कह रहा है, आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी, ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। आप विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प के रूप में यहां पे क्या आना है, तो विकल्प है विविधताएं, समस्याएं, रचनाएं और विशेषताएं। ठीक है, तो संसार के सामने अगर आप देखिए पढ़ेंगे भी तो वर्तमान में जो हमारा संसार है, जो समाज है, वो कई समस्याओं से जूझ रहा है। ठीक है, संसार में विविधताएं नहीं होती, संसार तो एक है। संसार तो क्या है, विविधता पाई जाएगी संसार में रहने वाले लोगों के मध्य में, जो देश होगा उन देशों के मध्य में। लेकिन अगर हम संसार की बात करें तो संसार और सृष्टि तो एक ही है, एक ही होती है कि नहीं होती है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो विविधताएं, रचनाएं और विशेषताएं जो है इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, छोटी बड़ी, ठीक है, विशेषताएं जो है वो छोटी बड़ी क्या एक बन सकता है, लेकिन देखिए पैसेज के अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ये अनुपयुक्त हो जाएगा। तो इस पहले जब इसको आप पढ़ोगे, आगे बढ़ करके देखोगे तो इसका पहला आंसर जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा विकल्प बी। अब हम इसको यहां पर देखते भी जाते हैं। ठीक है, हम यहां पर रखते जाते हैं, आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हैं, छोटी बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, छोटी बड़ी समस्याएं हैं। ठीक, अब देखते हैं, प्रत्येक देश उनके, ठीक है, उनके लिए, अब यहां पर देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई, उनके के लिए प्रयास कर रहा है। किसके लिए प्रयास कर रहा है, किसके लिए, तो इसके लिए हमें दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा हमारा। तो प्रत्येक देश उनके समाधान, देखिए पहले ही विकल्प देखिए कितना बढ़िया मिल गया, समाधान, क्योंकि यहां पर देखिए कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पे शब्द आया था समस्या। ठीक है, और समस्या का जब हम विलोम देखते हैं तो समस्या का विलोम क्या देखते हैं, समस्या का हम हमेशा समाधान प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं, सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो समस्या का यहां दूसरा विकल्प हो जाएगा आंसर ए, समाधान। बाकी विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं। आज देख भी लेते हैं, अगर हम बात करें प्रत्येक देश उनके, अब अगर यहां पे समस्या है तो समस्याओं का बताइए क्या कोई प्रसार करता है, समस्याओं को फैलाता है, कोई नहीं फैलाता है। हर कोई क्या चाहता है, जो भी समस्या हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसका क्या हो जाए, तुरंत निराकरण हो जाए, तुरंत समाधान हो जाए, तुरंत क्या हो जाए, समाधान हो जाए। तो देखिए प्रसार नहीं हो सकता, व्यवधान भी नहीं हो सकता। व्यवधान का मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है, तो क्या देश उनके बाधा डालने के लिए, समस्या देखो मिल ही नहीं रहा है, समस्याएं हैं, समस्याएं बाधा डालती हैं, समस्याएं बाधा डालती हैं, लेकिन संसार क्या प्रयास करता है कि उन समस्याओं का क्या किया जाए, समाधान प्रस्तुत किया। और नादान शब्द तो जो होता है वो विशेषण के रूप में सामान्य रूप से आप देखते हैं, नादान किसी सजीव के लिए प्रस्तुत किया जाता है, मानव के लिए, बच्चे के लिए, बालक के लिए, इसके लिए हम लोग नादान शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो विशेषण का पद हो जाएगा, यहां नहीं होगा।
तो इस प्रकार से हमारे इस दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा समाधान। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से पैसेज आपका आगे बढ़ रहा है एक दिशा में। आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। इनमें बढ़ती हुई अब कोई एक ऐसी समस्या होगी, देखिए यहां से मिल रहा है, कोई एक ऐसी समस्या होगी जो काफी गंभीर होगी। देखिए हमारे संसार में बहुत सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए वैश्विक स्तर पर देशों ने मिलकर के कई संगठनों का निर्माण किया है। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है यूएनओ। आप लोगों ने सुना भी होगा, यूएनओ है जो विश्व में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहता है। तो अब यहां पर हम अगर पैसेज की चर्चा करें, उस दृष्टिकोण से देखें, तो कौन सी ऐसी समस्या होगी जो सबसे महत्वपूर्ण होगी, काफी गंभीर। तो यानी जो विकल्प होंगे उन विकल्पों में हम देखेंगे सबसे अधिक गंभीर कौन सी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो यहां विकल्प में देखते हैं तो बढ़ती हुई, अब देखते हैं विविधता, विकल्प बी जनसंख्या, सी संस्कृत, डी समानता, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, संस्कृत तो एक सब्जेक्ट है, अगर यहां पे इसकी जगह संस्कृति होता तो एक बार हम कह भी सकते थे कि चलो विकल्प में किसी प्रकार से उसको देखें, लेकिन यहां संस्कृत एक विषय, संस्कृत नॉर्मल सा हिंदी गणित, ये क्या समस्या है। कुछ लोग कह सकते हैं सर जी, पढ़ने वाले की सर जी हाँ बिल्कुल समस्या है, समझी नहीं आती है, कहां पे क्या होता है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, समस्या हो जाती थी, रामा रामो रामा बालकम बालको बालका पढ़ती पढ़ता पढ़, ये सब क्या है सर, समझे में नहीं आता था। है एक कवि हुए हैं बहुत बढ़िया, वो तो कहते ही हैं कि मतलब उन्होंने एक पूरी कविता ही लिख डाली थी कि संस्कृत ऐसी है कि मतलब समझी में नहीं आती है, कि गणित मतलब संस्कृत में घिस पीट करके कुछ याद ही नहीं रहता है, कुछ भी याद करो तो सब क्या होता है, साफ हो जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग कहाँ किस रूप में हो जाता है, कुछ नियम भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ठीक है विषय के रूप में वो हो सकती है, लेकिन किसी को उससे लगाव भी बहुत होता है भाई, जिसको आती है वो लोग तो ये कहते हैं कि भाई गणित के बाद अगर कोई ऐसा दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं तो एकमात्र संस्कृत है। और संस्कृत में कई छात्रों के पूरे में से पूरे नंबर आप देखिए कई बार होता है कि जो आपके आर्ट्स स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, कला संकाय के जो बच्चे होते हैं, उनको पूर्णांक प्राप्त होना आसान नहीं होता, बल्कि प्राप्त ही नहीं होता है, कभी नहीं होता। लेकिन अगर उस आर्ट स्ट्रीम में भी आप संस्कृत की बात करें तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूर्णांक को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा विषय भी होता है। साथियों आपको ये जान करके आश्चर्य भी होगा कि अभी विगत कुछ वर्षों में जो हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है तो उसमें कई ऐसे छात्रों ने मतलब परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जिनके विषय के रूप में उन्होंने संस्कृत का चयन किया था। साथियों 175 नंबर 200 में से लोग लाए हैं, ठीक है। तो एक वो अनिवार्य विषय के रूप में एक अच्छा विषय है जो स्कोरिंग के रूप में आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको विषय अंतर किया मैंने, यहाँ पे देखते हैं तो संस्कृत विषय के रूप में ये पहला तो बिल्कुल हट जाएगा, किसी रूप में आंसर में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, और हम लोग पढ़ते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और कहीं पर भी विविधता जो होती है, डाइवर्सिटी जो होती है, वो उसका एसेट होती है। एसेट का मतलब होता है वो उसका एक धन के रूप में होती है, महत्वपूर्ण अंग होती है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि भारत में अनेकता में एकता है, विविधताओं के बावजूद भी हम एक है। तो ये हमारे देश की समस्या नहीं है साथियों, ये हमारे देश की खूबसूरती है। तो विविधता कभी समस्या के रूप में नहीं हो सकती है। विविधता कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये पूरे देश को एक संदेश है भारत का कि विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न मत, विभिन्न जात पात के लोग भी एक सूत्र में बंध करके यहाँ निवास करते हैं। विविधता में भी एकता है, हम अनेक अलग होने के बावजूद भी एक हैं, और उस एक के अर्थ में हम क्या हैं, तो हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस,
हम हिंदुस्तानी, ठीक है। तो ये भारत की समस्या नहीं हो सकती कभी। ये क्या है? ये भारत पूरे विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या उदाहरण देता है? कि हम सब अनेकता, अनेक होने के बावजूद भी एक है। तो ये एक एसेट, एक धन के रूप में आपके सामने आता है। तो देखिए साथियों, ये भी यहां पर नहीं होगा। है समानता, ये तो होती है, हम लोग कहते हैं इक्वलिटी, सभी को समानता का अधिकार, ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है। सब ऐसा देश जहां पर सभी को समान भावना से देखा जाता हो, सबको समान अवसर उपलब्ध हो, वो देखो हमेशा उन्नति की राह पर रहता है। और भारत में ऐसा है, संविधान के द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि हर क्षेत्र में भारत के लोगों को क्या दी जाए? समानता प्रदान की जाए, समानता दी जा सके, ऐसा प्रावधान हमारे नीति नियंताओं के द्वारा किया गया है। तो समानता भी कभी क्या, समानता भी कभी भी किसी देश के लिए समस्या नहीं हो सकती। तो साथियों, आप लोग पढ़ते भी हैं, देख भी रहे हैं, हम लोगों ने देखा कैसे चीन जनसंख्या के दबाव के कारण पीछे होता चला गया। बाद में आकर के उसे एक ऐसी नीति लागू करनी पड़ी कि एक दंपत्ति एक संतान। तो साथियों, ये जो जनसंख्या है पूरे विश्व के सामने, क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी स्रोत हैं वो निर्धारित है। हमारे पास जल, हमारे पास भूमि, हमारे पास अन्न, ये जो है इसकी एक निश्चित मात्रा है। अगर हमने जनसंख्या को क्या किया? जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो आने वाले समय पे लोगों के पास रहने के लिए स्थान नहीं होंगे। तो हम लोग आज या 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष के संदर्भ में सोचते हैं, लेकिन जो नीति निर्माता होते हैं, जो वैश्विक स्तर पर दूरदर्शी होते हैं, जो वैश्विक स्तर पर आकलन करते हैं, नीतियां बनाते हैं, ठीक है, भविष्य के प्रोग्रामों को क्रियान्वित करने के लिए अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, तो वो जो चीजें होते हैं वो 100, 200, 300, 400 साल के टाइम पीरियड में देखते हैं। तो उस संदर्भ में उन्होंने एक अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि आने वाले समय में ये जनसंख्या जो है ये विश्व के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में सामने आएगी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, मैं समझ सकता हूं कि मैंने विकल्पों के माध्यम से आपके सामने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो एक उचित आंसर जो होगा इसका विकल्प बी जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, इनमें बढ़ती हुई जनसंख्या काफी गंभीर है, बढ़ती हुई जनसंख्या काफी गंभीर है। ठीक है, अच्छा, जनसंख्या के कारण होता क्या है? इसके कारण की योजनाएं देखिए, हर देश, हर संगठन, हर संस्थान, ठीक है, उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहता है, विकास करना चाहता है, जिसके लिए वो योजनाएं बनाता है, एक प्रॉपर प्लानिंग करता है। ठीक है, हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में देखिए तो हम लोग बचपन से बड़े होते हैं, तो बचपन से बच्चे को विकास का जो क्रम होता है उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है कि पहले बच्चे को पाठशाला भेजा जाता है, पाठशाला में वो प्राथमिक स्तर की अपनी पढ़ाई करता है, फिर उच्चतर माध्यमिक में आता है, फिर उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा कंप्लीट करता है, फिर इंटरमीडिएट, और उसके बाद वो किसी विशेष विधा की ओर अग्रसर हो जाता है, शिक्षण करने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस क्रम में अगर हम देखें तो इसी प्रकार से सरकार भी या संस्थान भी जो होते हैं वो किस तरीके से क्या हो, विकास हो, किस प्रकार से संसार का विकास हो, तो वैश्विक संस्थाएं उसकी ओर जो है वो योजनाओं का निर्माण करती हैं। तो योजनाएं किस संदर्भ में होंगी? तो विकास के साथ। विकल्प देख लीजिए, ए प्रकाश, बी विकास, सी सायास, डी। तो देखिए कितने सरल विकल्प हैं। ठीक है, तो कारण विकास की योजनाएं, प्रकाश की क्या प्रकाश, लाइट की योजना नहीं, विकास की योजनाएं, विकास। तो आंसर चौथे का हो जाएगा आपका बी विकास। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, और इस गद्यांश का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, विकास की योजनाएं होती जा रही हैं,
जनसंख्या के कारण विकास की योजनाएं पुरानी बिल्कुल नहीं, ठीक है। सफल बिल्कुल नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है तो योजनाएं सफल कैसे होंगी भाई? हमने एक निर्धारित जनसंख्या के लिए एक योजना बनाई, अगर उतनी रहेगी तो योजना सफल होगी, लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ गई तो हमारी योजना सफल कहां से होगी? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई तो योजना हमारी क्या हो जाएगी? असफल या विफल हो जाएगी। तो नहीं भी नहीं होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी विफल, सी विफल। तो इस प्रकार से आपके जो पांचों रिक्त स्थान थे उसकी हमने यहां पर क्या करा दी? पूर्ति करा दी। आशा करता हूं कि ये पैसेज जो है आपके समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने दूसरे पैसेज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पैसेज हमारा क्या कह रहा है। दूसरा पैसेज कह रहा है यातायात में रेलगाड़ी का। अब देखिए पहला ही स्थान यहां पे जो है, पहला ही स्थान जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है कि यातायात में रेलगाड़ी का अब क्या है। पहले तो देखें, तो पहले तो आप देखिए यहां विकल्प दिया, ए समुद्री, बी स्थल, सी हवाई, डी नगरीय। पक्की बात है? पक्का, बिल्कुल सही। तो अब यहां पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहां पर बस आपको ये देखना है ये क्या है? रेलगाड़ी है। बिल्कुल ठीक है भाई, ये रेलगाड़ी है। और रेलगाड़ी चलती कहां पे है? आपको मालूम है जमीन पर चलती है। कहां पर चलती है? जमीन पर। तो देखिए बहुत आसानी से आपका समुद्री और हवाई, क्योंकि समुद्र का मतलब होता है जल और हवाई का मतलब होता है आकाश, वायु। हवाई का मतलब आकाश या वायु। तो ये दो विकल्प तो आपके सामने हट गए, बिल्कुल हट गए। ठीक। अब अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ सकता होगा नगरीय यातायात, बिल्कुल आ सकता है, आने का कोई विचार नहीं। लेकिन साथियों फिर से जरा देखिए, नगरीय की बात अगर हम करेंगे तो नगरी का मतलब हुआ नगर में। नगरी का मतलब क्या हुआ? नगर में। तो हमें आप बताइए रेलगाड़ी क्या है? सिर्फ नगरों में चलती है? अरे नहीं भाई, रेलगाड़ी तो वह माध्यम है जिससे पूरा भारतवर्ष जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम नगर से गांव तक की यात्रा रेलगाड़ी के माध्यम से करते हैं। जब भी कभी हमें अपने गांव घूमने जाना होता है या तीर्थाटन या देशाटन पर निकलना होता है, हमारे लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो साधन होता है वो रेलगाड़ी होता है। साथियों रेलगाड़ी बिल्कुल होता है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि रेलगाड़ी का जो माध्यम, ये रेलगाड़ी जो है यातायात का जो साधन है वो सिर्फ और सिर्फ नगरीय तक सीमित है। वो पूरा एक स्थलीय माध्यम है, पूरे स्थल पर चलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प बी, स्थल। अब देखते हैं स्थल, देखिए यहाँ पे स्थली भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, स्थली या स्थल दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो स्थल यातायात में रेलगाड़ी का अब क्या है? तो स्थान है। अब स्थान कैसा होगा? देखिए पूरा भारतवर्ष जुड़ा हुआ भाई। हम लोग एक सामान्य सी बातों में चर्चा में करते हैं, मैं एक बार कहीं सुन रहा था तो एक आंकड़ों के अनुसार उसने बताया था, एक बार कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस चल रही थी तो उसने कहा था मान्यवर आपके देश की जनसंख्या जितनी है उतनी आबादी तो हमारे यहाँ प्रतिदिन रेलगाड़ियों में निवास करती है। भारतवर्ष के संदर्भ में, ये ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कहा गया था। एक प्रवक्ता भारत से तुलना कर रहा था ऑस्ट्रेलिया का और उसने कहा था भारत के संदर्भ में, तो भारत के प्रवक्ता ने उससे कहा था कि मान्यवर आप जिस देश से अपनी तुलना कर रहे हैं उस देश की जनसंख्या का एक भाग डेली यातायात में बिजी रहता है जितनी की आपकी जनसंख्या है। और वास्तविकता है साथियों, वास्तविकता है रेल हमारे यहाँ इतना महत्वपूर्ण स्रोत है कि करोड़ों आदमी दिन भर रेलों से यात्रा करता है। हम लोग को लगता होगा, सोचने में थोड़ा सा ये अतिशयोक्ति जरूर हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है, ये वास्तविकता है कि करोड़ों आदमी जो है वो क्या करते हैं? प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर इतना है तो उसका स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण। तो रेलगाड़ी का अब देखें विकल्प भी देखें बिना कहे तो आप लोगों के मन से भी एक बात आई होगी कि स्थान महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। तो देखिए ए सामान्य, बी ऊंचा, डी निचला। फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पर दो विकल्प तो आपके ऐसे मिलते ही है जो हो ही नहीं सकते। जब रेलगाड़ी स्थली है तो इसका स्थान सामान्य। हमने आपको इसकी उपयोगिता बताई कि जब भी हमें कहीं जाना होता है तो प्रथम साधन के रूप में हम लोग किसका चयन करते हैं? प्रथम साधन। अरे सबसे सस्ता है भैया, सबसे सस्ता। आप क्या, अरे हम कानपुर में रह रहे हैं, हम कानपुर से संचालित कर रहे हैं, हमें तीर्थाटन पे निकलना है, हमें कहीं दर्शन करने निकलना है। मान लीजिए बहुत बढ़िया स्थली है, चित्रकूट है, वृंदावन है, अयोध्या है। ठीक है, तो अगर हम साधन की चर्चा करेंगे तो अगर हमारी जेब में 100 रुपया है साथियों तो भी हम एक तरफ से जा सकते हैं।
500 रुपए में हम वहां पे किसी भी स्थल पे जो हमने आपको बोले, किसी भी स्थल पे बोले, चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या, अरे छोड़िए बाबा विश्वनाथ, बनारस भी यदि आपको जाना हो तो 500 रुपए में रख के आप आ और जा सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था छोड़ दीजिए, ठीक है, रेलगाड़ी से बिल्कुल 100-150 रुपए की सामान्य सी टिकट है किसी भी जगह जाने की। बावजूद आप बस से जाएंगे तो 400-500 रुपया आपका एक तरफ का लग जाएगा। हवाई जहाज से तो भाई हम लोगों का अभी वही है, सपना है हम लोगों के लिए, आज भी देश की जनसंख्या के लिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए दो तो हट ही गए, ऊंचा महत्वपूर्ण, तो इसमें उपयुक्त आंसर हो जाएगा सी, महत्वपूर्ण स्थान है। पक्का, आगे देखते हैं। नवाब रेलगाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहां पूरे देश को रेल से दिया गया है। अच्छा, रेल चलती किससे भैया? रेल लाइन, बिल्कुल रेल लाइन है भाई। रेल को चलाने के लिए आवश्यक क्या है? रेल लाइन है, रेल लाइन है। तो देखिए कई यहाँ विकल्प जरा देख लीजिए, टिकट घरों, लाइनों, कारखानों और डिब्बों। तो विकल्प से ही आप निकाल सकते हैं, आपके मन मस्तिष्क में आज आ ही जाएगा कि किससे जोड़ दिया गया है। विकल्प बी, रेल लाइनों। अब आगे अपने आप देख रहे, रेल लाइनों से, अब पक्का विकल्प है, रेल लाइनों से जोड़ दिया, यही आना चाहिए, यही होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देश को रेल लाइनों से, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा, लाइनों से। और इसी के साथ हम चौथा भी देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, विकल्प ए बढ़ा दिया, सी हटा दिया, सी दौड़ा दिया और डी जोड़ दिया गया। तो विकल्प ही देख लीजिए, रेल लाइनों से बढ़ा दिया गया। नहीं भाई, ये तो जब आप इसको रखोगे, जरा ध्यान से देखो। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कभी कभी पढ़ने में भी चीजें अनुकूल होनी चाहिए। आप जरा देखिए, यहां पे दो विकल्प तो आप हटा ही देंगे, दौड़ा दिया गया या हटा दिया गया, है ना? नहीं ना, ना, ये तो बन ही नहीं रहा। अच्छा, आप ना चाहो तो हम रख कर भी देख लेते हैं, जो सबसे अनुकूल हो उसका चयन आप कर लीजिएगा। देखिए हम चारों रख रहे हैं, हमारे पूरे देश को रेल लाइनों से बढ़ा दिया गया है। रेल लाइनों से कुछ अर्थ निकल रहा है, कोई सार्थक इकाई है, वाक्य बनना नहीं निकल रहा, हटा दिया, हट गया, खत्म काम, हटा दिया, हटा दिया गया। पूरे देश को रेल लाइनों से हटा दिया गया। रेल लाइनें क्या हटा दी गई? अरे भैया बवाल कराएंगे क्या? रेल लाइनें हटा करके, हाँ कभी कभी होता है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन भी लेती है। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग क्या होता है, सरकार का जब ध्यानाकर्षण करना होता है तो सबसे सरल उपाय क्या करते हैं लोग? रेलों को रोक दे, चक्का जाम कर देते हैं, रेलों के आगे बैठ जाते हैं, रेलों के आगे बैठ जाते हैं। तो आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होगी कि एक रेल रुकने से पूरी की पूरी सरकार का ध्यान उस ओर आ जाता है। तो छोटी मोटी चीज नहीं है। और कई बार आपने देखा होगा, आंदोलनकारी आरक्षण का लेकर के जितनी बार भी विरोध हुआ तो गुर्जर संप्रदाय रेल लाइनों में बैठ जाता है, रेल लाइनों में बैठ जाता है। लेकिन संपत्ति का नुकसान पहुंचाना ये थोड़ा सा कष्टकर होता है, तो वो इन चीजों से बचता है, ठीक है। बैठ करके जाम करता, सरकार तक अपनी बात पहुंचा देता। तो आप समझिए रेल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हटा दिया गया। चलिए विकल्प देखते हैं, ठीक है। पूरे देश को रेल लाइनों से रेल लाइनें दौड़ा देती है। अरे रेल लाइनें थोड़ी दौड़ाई जाती हैं, रेल पर रेल की गाड़ियां दौड़ती हैं लाइनों पर। रेल लाइनों पर अगर यहां पर होता कि रेल लाइनों से जोड़, अब देखो बन ही नहीं रहा, दौड़ा दिया गया, विकल्प भी नहीं बनना। अब यही एक आंसर के रूप में है, हमारे यहाँ पूरे देश को रेल लाइनों से जोड़ दिया गया, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सार्थकता का भाव भी आपको यहीं पे मिलेगा, अर्थ जो है वो यहीं पर प्राप्त होगा, रेल लाइनों से जोड़ दिया गया। और अगला क्वेश्चन जो है जोड़ दिया गया है, मैं बस द्वारा तो कई बार यात्रा कर चुका था, परंतु रेल द्वारा यात्रा का यह कौन सा था? तो प्रथम विकल्प दे लेते हैं, ए अवसर, बी दर्शन, सी समय, डी दिन। तो प्रथम अवसर था, ठीक है। जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करने का होता है तो हम उसके लिए अवसर का प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए अवसर, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पैसेज है, इस पैसेज के जो 5 पृष्ठ थे उन पे भी अपनी चर्चा पूर्ण हुई। आइए हम लोग अपने अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला पैसेज देखते हैं। हमारा अगला पैसेज जो है साथियों बहुत महत्वपूर्ण पैसेज है, थोड़ा ध्यान से इसकी ओर देखेंगे तो बहुत आसानी से चीजें जो होंगी वो स्पष्ट हो जाएंगी। देखते हैं,
एक बार मेरा फिर से वो निवेदन याद रखिएगा, आप लोग साथ में नहीं पढ़ेंगे इस भाई, आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अपना क्या करें, अपना एक बार विवेक से इसका आंसर लगाएं, ठीक है, अपने विवेक से आंसर लगाते जाएं, ठीक है। चल, भाषा के फिल इन द ब्लैंक्स मानव अपने विचारों, अच्छा भाषा के, अब जरा देखिए विकल्प ए मदद से, बी सहयोग से, सी सहायता से और डी माध्यम से। जरा विकल्प पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों एक संदर्भ में यदि हम बात करें तो देखिए पहली बात तो मदद का जब शब्द आता है तो की मदद होता है, यानी उसके लिए जो संबंधवाचक चिन्ह होता है वो की होता है, ठीक है, लड़के की या लड़की की, यानी यहां पर ये शब्द जो मिल रहा है ये बता रहा है आपको कि ये स्त्रीलिंग का पद है। तो यहां पर ये पद जो पुल्लिंग का तो नहीं प्रयोग होगा, कभी भी आप देख लीजिए, आप कभी भी बोलोगे तो आप ये बोलोगे भाषा की मदद नहीं, भाषा के मदद नहीं, भाषा की मदद अगर बोलना होगा, उपयुक्त वो भी नहीं है। अभी मैं बताऊंगा मदद क्यों नहीं उपयुक्त है या इसके बाकी के विकल्प उपयुक्त क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी यदि है तो कभी भी किसी भी शब्द के साथ मदद लगेगा तो संबंध कारक के रूप में वहां पर की पद का प्रयोग होगा, ठीक है। लड़के ने लड़की की मदद की, ठीक है। इसी प्रकार से राम ने श्याम की सहायता की, ये शब्द भी देखिए, ये दोनों पद तो मैंने यहां से आपको हटाने का तरीका बता दिया, दोनों पद यहां से हट गए। एक संदर्भ में बताया है, एक संदर्भ में कि यहां पर के आ रहा है और इसके साथ जो चिन्ह प्रयोग होता है वो की होता है, ठीक है, की सहायता की, ठीक है ना, पक्का। चल पक्का। अब दूसरे अर्थ में हम देखते हैं, दूसरे अर्थ में जब हम देखते हैं तो यहां पर जरा ये देखेगा मदद, सहायता और सहयोग, ये तीनों पद जो होंगे वो मूल रूप से देखिए, एक बात पे बात करें, ऐसा माना जाता है या ऐसा प्रायः देखा गया है कि इनका प्रयोग जो है वो सजीव के साथ होता है, ठीक है ना, सजीव व्यक्ति के संदर्भ में होगा, व्यक्ति केंद्रित पद हो जाएंगे। मदद व्यक्ति करता है, सहयोग व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है और सहायता हम किसी अपने स्वकीय के से मांगते हैं, स्वकीय से करते हैं। हर संदर्भ में देखिए ये एक व्यक्ति प्रधान पद हो जाता है, व्यक्ति प्रधान पद हो जाता है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो यहां से तीनों विकल्प क्या हैं, असंगत हो जाते हैं और हमें विकल्प के रूप में जो एक आंसर मिलता है वो मिलता है माध्यम से। बताइए स्पष्ट है? मुझे लग रहा है कि चीजों तक आप पहुंच पा रहे हैं, जो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं उस ओर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उन बिंदुओं को पकड़ पा रहे होंगे, आप अपना स्पष्ट कर पा रहे होंगे अपने मस्तिष्क में, ठीक है। देखते हैं, भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों, फिल इन द ब्लैंक्स और अनुभूतियों को अच्छा दूसरा विकल्प देखते हैं, यहां पे होना क्या चाहिए, विचारों। चलो विकल्प देख लेते हैं। तो ए आचारों, बी भावों, सी सोचों और डी सपनों, ठीक है, बिल्कुल। तो मानव अपने विचारों, और जरा विकल्प को जरा देखें तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये विचार और अनुभूति जो शब्द हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति, ठीक है। ये जो गुण हैं, ये जो भाव हैं, ठीक है ना, ये कैसे हैं, तो अगर हम इसको बोले तो ये अध्वन्यात्मक हैं। भाषा के संदर्भ में हम उसको पढ़ते हैं कि जो विचार होता है वह अध्वन्यात्मक इकाई होता है, अध्वन्यात्मक, जिसकी कोई ध्वनि नहीं होती, बस ये क्या है, मानव मन में उत्पन्न होता है, मानव मन में या मानव मस्तिष्क में जन्म लेता है, विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेता है, अनुभूति किसी चीज की हम इंद्रियों के माध्यम से कर लेते हैं, इसकी कोई ध्वनि नहीं होती है,
बस इसकी क्या होती है, अनुभूति। हम ठंडा गर्म महसूस हाथ से छू करके पता लगा लेते हैं। तो ये अनुभूति का भाव है, अनुभूति का भाव है। विचार इसकी कोई ध्वनि नहीं है, बस हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मस्तिष्क में क्या आ रहा है, बस इसी का खेल है। ठीक, तो यहां पर यदि हम चर्चा करेंगे तो उस पद को लेंगे जो मूल रूप से अध्वन्यात्मक होगा। ठीक है, तो विचार भाषा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जब पढ़ा होगा हिंदी महत्वपूर्ण हिंदी भाषा करके कुछ उसमें चैप्टर आप लोगों को मिलता है साथियों। जीडी में तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आयोजित परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, एसआई की हो, चाहे वो शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा हो, या अन्य कोई भी प्रदेश स्तरीय एग्जाम हो, जहां पर हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल है, वहां पर हिंदी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और वहां पर हिंदी भाषा में बोलियां, उपबोलियां और हिंदी की कुछ भाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं, इन सब का जिक्र हम करते हैं, पढ़ते हैं। तो वहां पर साथियों जब हम भाषा का प्रारंभ कराते हैं ना, तो भाषा के प्रारंभ में हम पहला स्टेटमेंट ही लिखते हैं कि भाषा का मूल उद्देश्य क्या है। एक लाइन में बोलते हैं हम लोग, एक लाइन में बोलते हैं, भाषा का मूल उद्देश्य है हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो विचार और भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम किस प्रकार से सामने वाले तक क्या कर दें, पहुंचा दें। सामने वाले तक अपने मन की बात को, अपने मस्तिष्क के विचार को पहुंचा देना ही, यही क्या है, भाषा होता है। एक लाइन में तो वहां से भी देखिए आपको एक शब्द मिल जाता। मैंने क्या कहा, ये पूरा खेल पैसेज जो है वो पढ़ने पड़ा था। आपने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा है। जब आपने पढ़ा होगा तो शब्दों का प्रयोग भी एक निश्चित क्रम में आपने देखा होगा साथियों। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसेज रीडिंग का मतलब ये है कि आप किसी चीज को कितने अच्छे तरीके से, ये ज्ञान का प्रश्न नहीं है। देखिए यहां पे ज्ञान नहीं चेक किया जा रहा आपका, आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, शब्दों के ऊपर आपकी क्या पकड़ है, आपने चीजों को किस तरीके से पढ़ा है, बस उसका ये खेल है। समझ रहे साथियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पूरे की पूरी पैसेज राइटिंग आपके पढ़ने पर निर्भर होगी कि आप किसी चीज को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो हमने आपको बताया कि अब यहां पे विचारों और भावों और अनुभूतियों को, ठीक है, अनुभूति हमने बताया ना, एक होगी जो मानसिक रूप से होगी और एक जो होगी वो मस्तिष्क से होगी, वैचारिक रूप से होगी। ठीक है, तो यहां पर ये विचारों के साथ उपयुक्त आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी, भावों। अब जरा एक बार देख लेते हैं। तो भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से, अभी मैंने कहा भाषा क्या है, विचारों को और मन में उठने वाले भावों को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। तो अभिव्यक्त करती है। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए, प्रकट करना, बी, बताना, सी, व्यक्त करता है, या डी, प्रकाशित करता है। देखिए दो तो यहां पे बिल्कुल हट गए। अब ये दो विकल्प बहुत अच्छे विकल्प हो गए। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे। तो दो प्रकार से विचारों की हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यह प्रश्न आ गया विशेषण से संबंधित कि किसी पद के साथ हम विशेषण या क्रिया के रूप में कौन से पद का प्रयोग करते हैं। तो विचारों की साथियों हमेशा ध्यान रखिएगा, विचारों का प्रकटीकरण कम होता है, उनकी अभिव्यक्ति ज्यादा होती है। विचारों की संविधान में भी जब आप पढ़ेंगे तो संविधान में एक लाइन दी गई है कि स्वतंत्रता या विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान ने सबको क्या किया है, विचारों को प्रकट करने का अधिकार नहीं, विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार। तो बढ़िया प्रश्न है। इस संदर्भ में आपको कंफ्यूजन होना, कई हमारे साथियों को, कई मित्रों को इसमें इन दोनों में कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन आयोग के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने वो आंसर प्रस्तुत कर रहा हूं जिसको आयोग ने मान्य किया है, और वो आंसर है व्यक्त करता है। ठीक है, तो अनुभूतियों को दो प्रकारों से व्यक्त करता है, और वो दो प्रकार जो हैं, यानी अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे के आंसर भी इस जगह पर निर्भर करेंगे, इस आंसर पर निर्भर करेंगे। यहां दिया है विचारों को दो प्रकार से,
किसको? विचारों को, भावों को। विचारों, भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से व्यक्त करता है, पद्य में या गद्य में। बिल्कुल सही। पद्य में बोलेगा या तो वो गा करके बोलेगा या पढ़ करके बोल देगा, पढ़ करके बोल देगा। ठीक है, तो दो प्रकार से व्यक्त करता है। तो अगर हम बात करें, ध्यान से सुनेंगे, अगर हम बात करें तो मूल रूप से विचारों को, यहां पे एक बात हो गई कि मूल रूप से भी विचारों को अभिव्यक्त दो प्रकार से ही कर सकते, पद्य में या गद्य में, पद्य में या गद्य में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के विकल्प देखते हैं। ए मूल, बी विषय, सी प्रमुख, डी कारक। तो यहां पर जरा विकल्प देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया पीछे कि यहां पर अगर ये दो प्रकार का उल्लेख हमने कर दिया है तो कहीं ना कहीं विचारों, भावों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के ये मूल दो भाव जो है, दो प्रकार जो है वो ये है, पद्य है या गद्य। मूल भाव आपके स्पष्ट है। अब जो भी होंगे वो इसके प्रकार के रूप में होंगे। इन दो रूपों के सृजन के, दो रूप कौन से हैं? इन दो रूपों के, ये पद्य है और ये गद्य है। इनके सृजन में, अब देखिए, किसी भी चीज का सृजन होता है तो उस सृजन, हम लोग कहते हैं कि मानव की निर्मिति, मानव इस दुनिया में बनाई गई ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है साथियों, सबसे सुंदर कृति हो। ठीक है, हम आपसे नए साल के माध्यम से आपको एक और संदेश देना चाहेंगे कि कभी भी जीवन में निराशा आए, कभी भी जीवन में निराशा आ जाए, कभी भी निराश मत होइए। बस ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको मानव योनि में भेजा है, और अगर मानव योनि आपको दी है साथियों, 84 लाख योनियों का जिक्र है, आदमी भटकता रहता है, तब जाकर के कहीं एक बार मानव का जन्म मिलता है। कभी भी समस्या आए, आप बस आंख बंद करके स्मरण कीजिए कि हम मानव हैं। ईश्वर ने हमारी निर्मिति किसी एक विशेष कार्य के लिए की है। वो कार्य ही तो हम लोग नहीं खोज पा रहे हैं भाई, भटक रहे हैं दुनिया में। ठीक है, तो छोटी मोटी असफलताओं से क्या भाई, असफलताएं जीवन में आपको सिर्फ सिखाने के लिए आती हैं। ये कोई भी चीज संसार में फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर आज आप असफल हो रहे हैं, आप होते रहिए, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी, एक दिन सफलता। लेकिन असफल होने के बाद चीजों को छोड़ देना, ये कमी है, ये कमी है। तो आप अपने आप से बस कंपीट कीजिए, हमेशा अपने आप में सुधार की एक प्रक्रिया को बनाए रखिए। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बताया कि जैसे बोला इनके दो रूपों के सृजन, तो सृजन जब होता है किसी चीज का, तो हमने बोला ना कि उस हर चीज, कोई भी चीज है, हम कह रहे हैं यहां पे हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको सृजन कर रहे हैं, तो उस सृजन के पीछे का कोई ना कोई कारण या कारक है। अब वो कारक क्या है, वही तो खोजना है। तो यहां पर गद्य और पद्य के जो रूप जो हैं, गद्य और पद्य के रूप है, इनके यहां सृजन मूल नहीं होगा, विषय प्रमुख नहीं। यहां पे विकल्प देख लेते हैं, ए मूल, बी विषय, सी प्रमुख और डी कारक। तो इनका जो मूल भाव है गद्य या पद्य के रूप में, उनका निर्माण हुआ है, तो यानी उनके निर्माण में जो तत्व शामिल है उनको हम बोलेंगे कारक। ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के कारक तत्व हैं, सृजन के कारक तत्व हैं। अब वो कारक तत्व क्या होंगे, जरा देखिए, कारक तत्व क्या है। तो उसने एक बोला भावना प्रवण, भावना प्रवण, यहां पर एक शब्द आएगा, और विचार केंद्र मस्तिष्क। पक्का। अब बस यहां पे आपको देखना है कि यहां पर कौन सा शब्द हो सकता है। आगे हम पांचवें अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो जरा यहां देखते हैं। यहां पर देखिए साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से विकल्प ए हृदय, बी मन, सी दिल और डी चेतक। जरा ध्यान से देखें, तो एक विकल्प तो चेतक, तो अगर मेरे किसी साथी ने चेतक लगा दिया है तो वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे, अधिक अभ्यास करें इन पैसेज की ओर पे। ठीक है, कि चेतक तो यहाँ पे एक संज्ञा का पद हो जाएगा और वो नाम हो जाएगा, तो उसका तो कोई उद्देश्य नहीं। चेतना होता तो एक बार हम सोच सकते थे। चेतना भावना होती है, विचार हो सकता है, ठीक है, अनुभूति हो सकती है। ठीक, चेतक तो सामान्य शरीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
तो एक तो हट गया। अब जरा देखते हैं जरा इसका आंसर कैसे लगेगा, थोड़ा ये देखिए, ठीक है। भावना प्रवण और विचार केंद्र मस्तिष्क, ध्यान से देखिए, हमने अभी आपको बोला था कि विचारों की या भावों की अभिव्यक्ति, अनुभूति, ठीक है, विचारों, भावों और अनुभूति की अभिव्यक्ति, यही चीज पीछे भी हम लोग देख के आ रहे हैं, ठीक। हमने आपको बताया जो भी चीज, चाहे वो विचार हो और चाहे वो भाव हो, ये दोनों जो उत्पन्न होंगे साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा, या तो ये मस्तिष्क में होंगे या ये हृदय में होंगे। विचार हमारे हृदय में भी जन्म लेता है, विचार हमारे मस्तिष्क में भी जन्म लेता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कुछ निर्णय मानसिक होते हैं मन के द्वारा, और कुछ निर्णय जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विवेकी होते हैं, जो मस्तिष्क से लिए जाते हैं, सही समझ का निर्धारण करके लिए जाते हैं, ठीक है। तो विचारों का जन्म दोनों जगह होता है, मस्तिष्क में भी होता है और मानव मन में भी होता है, चलो देखते हैं। तो यहां पर यदि हम मस्तिष्क की बात, यहां पे देखिए हो गया विचार केंद्र मस्तिष्क, जो किसका है, विचारों का केंद्र है, और भावना प्रवण यानी भावनाओं का जो जन्म होता है, ठीक है, जो भावनाएं होती है वो मन में या हृदय में होंगी। तो यहां पर देखिए तीनों समानार्थी शब्द दे दिए, हृदय, मन और दिल। अब यहां पे कहोगे सर जी अब क्या करें, ऐसे में समस्या है, बिल्कुल है, तीनों हो सकते हैं, क्योंकि जो हृदय का अर्थ है वही मन का अर्थ है, वही दिल का अर्थ है। लेकिन अब ऐसे संदर्भ में कैसे लगाएं, तो साथियों जरा यहां पर इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहां पर इस पैसेज में इस पूरे संदर्भ में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो मूल रूप से कहीं ना कहीं हिंदी के मूल शब्दों को इंगित करते हैं, मूल शब्दों का प्रयोग हम देख रहे हैं, ठीक है। मूल शब्द की बात करें तो एक प्रकार से हम इस संदर्भ में भी बोल सकते हैं कि तत्सम शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है। तो इसमें से हम उस प्रकृति के शब्द को उठा लेते हैं जो तत्सम की कोटि का है, और साथियों बहुत आसानी से दिख जाता है, दिल और मन हमारे तत्सम के शब्द नहीं बल्कि हृदय हमारा तत्सम का शब्द है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हृदय हो जाएगा। तो हृदय कैसा हृदय, भावना प्रबल हृदय, भावना प्रबल, जिसमें क्या हो, भावनाओं की प्रधानता हो, उमड़ती हो, जन्म लेती हो भावनाएं, जिसमें क्या हो, भावनाएं जन्म लेती हैं, है ना। हम लोग कहते हैं कि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भाव होना चाहिए भावना में, मूल तत्व है भाव। वो कहते ही है कि भावना, अगर भावना नहीं है तो वो भावना नहीं है, वो भावना, अर्थ समझ रहे हैं कितना बढ़िया थे, भावना में भावना। देखिए सभंग अलंकार बना रहे हम श्लेष का, सभंग श्लेष, एक पंक्त भावना इमोशन और दूसरे में भावना, इमोशन ना हो, भावना बेकार है, खत्म है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भावना प्रबल हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क, तो साथियों इस प्रकार से इस पद्य की भी हमारी पूरी व्याख्या हो गई। आशा करता हूं ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। आइए अपने आज के अंतिम और आखिरी अपने पैसेज की ओर बढ़ते हैं साथियों, और देखते हैं कि इस पैसेज के आंसर क्या होंगे। तो विज्ञान के रथ पे चढ़ा हुआ संसार भटक कर किस रास्ते जा पड़ा है, इसका कुछ अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि, अब यहां पर देखिए कितना मतलब पूरा यहां पे आ गया साथियों। अरे या थोड़ी सी कुछ समस्या है साथियों, आप लोग कहोगे सर जी इसके विकल्प तो दिए ही नहीं, कहां से लगाएं, तो प्रिंटिंग का कुछ समस्या आ गया होगा। मैं आपको इसके विकल्प उपलब्ध करा देता हूं, मैं देख लेता हूं, एक मिनट, इसके विकल्प क्या होंगे। तो ये साथियों पैसेज हमारा जो है, पहला फर्स्ट है, गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट, ठीक। तो इसके विकल्प आप लोग जरा लिख लीजिए साथियों, इसका विकल्प ए, बी, सी और डी, इसके जो विकल्प हैं साथियों वो हैं
विकल्प ए मुक्ति, विकल्प बी शक्ति, विकल्प सी शांति, ठीक है, और विकल्प डी प्रगति। ये 4 विकल्प आप इसके नोट कर लीजिएगा साथियों, ये 4 विकल्प आप इसके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसमें से एक आंसर आपका होगा ए मुक्ति, बी शक्ति, सी शांति और डी प्रगति। अब हम जरा एक बार फिर से देखते हैं। विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटक कर किस रास्ते जा पड़ा है, किस रास्ते जा पड़ा है, इसका कुछ अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि के प्रेमी, किसके प्रेमी, किसके प्रेमी, मुक्ति के, शक्ति के, शांति के या प्रगति के, ठीक है, ठीक है, किसके प्रेमी। तो जरा देखते हैं, तो यहां पर आंसर होगा विज्ञान पर रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटक कर किस रास्ते जा पड़ा है, इसका अंदाजा कुछ इस बात से लगाया जा सकता है कि मुक्ति, देखिए भाई मिल तो मुक्ति भी रहा है, शक्ति जो है वो थोड़ा सा अनुपयुक्त लग रहा है, और मेरा मानना जो नहीं, एकदम नहीं हो सकता वो विकल्प भी नहीं होगा। जरा देख लेते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे आगे बढ़ करके, तब देखते हैं, ठीक है। कई बार एक ही जगह पर आपको आंसर नहीं मिलता है, आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर भी देखना पड़ता है, और अभी जब हम इस कड़ी में आगे जुड़ेंगे तो यहाँ का आंसर एकदम से स्पष्ट हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। लगाया जा सकता है कि मुक्ति के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही वे काव्य को अर्ध सभ्यों की, अच्छा बिल्कुल ठीक। तो धर्म की यहां बात हो रही है, तो यहां पर दूसरा शब्द जो होगा, ठीक है, वो मुक्ति तो देखिए अभी भी हो सकता है, क्योंकि धर्म में मुक्ति की बात मिलती है, ठीक है। अब यहां पर धर्म में प्रगति का कोई स्पष्ट उल्लेख जैसे नहीं होता, ठीक है। धर्म की प्रगति क्या होती है, धर्म सिखाता है हमें, ठीक है, धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, धर्म की प्रगति नहीं होती। तो यहां पर ये दूसरा शब्द भी यहां पे जैसे थोड़ा सा अनुपयुक्त हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। जरा देखते हैं, मुक्ति भी ठीक है और शांति भी ठीक है, 2 हमारे पास बच रहे हैं, अभी इसको लेकर के चले, अभी हम बचे छोड़े नहीं, बहुत बढ़िया पैसे जाइए, ठीक है। के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब वे काव्य को अर्ध सभ्यों की, जरा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, काव्य को अर्ध सभ्यों की कहने लगे हैं। काव्य को, काव्य देखिए, काव्य जो होता है, ये काव्य का मतलब होता है जो भी चीज पढ़ी जाए, लिखी जाए, कही जाए, ठीक है। दूसरे शब्द में हम सकते हैं बोली जाए, लिखी जाए, सुनी जाए, पढ़ी जाए, ये काव्य हो सकता है। काव्य देखिए, काव्य एक सामान्य अर्थ में तो पद्य है, लेकिन विस्तृत अर्थ में काव्य जो होता है वो दृश्य और श्रव्य 2 रूपों में होता है, दृश्य और श्रव्य, ठीक है। काव्य देखा भी जा सकता है, काव्य सुना भी जा सकता है, काव्य देखा भी जा सकता है और सुना भी जा, और सुनी कब कोई जाएगी, कोई चीज सुनी कब जाएगी, जब वो क्या होगी, बोली जाएगी, क्या होगी, बोली जाएगी, ठीक है। तो बोली कोई जाएगी तो उसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे वाणी। तो ए महफिल, बी शरारत, सी बुद्धि और डी वाली। तो यहां पर देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर मिल गया, काव्य को अर्ध सभ्यों की भाषा या वाणी, वाणी कहने लगे, वाणी कहने लगे, ठीक है। के प्रेमी धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही किसके, भैया जरा यहां पे चला पीछे, इस बात से लगाया जा सकता है कि, ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, इस बात मतलब लगाया जा सकता है कि, जैसे लगाया जा सकता है कि
के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब काव्य को अर्ध सभ्यों की वाणी कहने लगे। एक मिनट देख लेते हैं, अभी हम पीछे देख लेंगे, ठीक है। कहने लगे हैं सारे रेगिस्तान। अभी पहला क्वेश्चन छूटा हुआ है, देखिए भैया बहुत बढ़िया है, इसका अभी हम आंसर आपके सामने स्पष्ट करेंगे। हो सकता है जो दो विकल्प हो उनमें से ही आपका आंसर मिल जाए। वाणी कहने लगे हैं सारे रेगिस्तान में दया, माया और रूहानियत की जो थोड़ी बहुत बची है। तीसरा है, जरा तीसरा क्या बची है जरा देखें तो, रेगिस्तान में विकल्प ए हरियाली, बी खुशहाली, सी नीलिमा और डी संपदा। अच्छा साथियों, इस प्रश्न का आंसर देखिए, सारे रेगिस्तान में दया, माया और रूहानियत की जो थोड़ी बहुत, ठीक है। कई लोगों को यहां पर साथियों आंसर जो लग रहा होगा इस प्रश्न का सही, कई लोगों को यहां पर जो आंसर दिखाई दे रहा होगा वो ये लग रहा होगा कि यहां खुशहाली हो सकता है, संपदा या नीलिमा भी हो सकता है। नीलिमा तो चलो एक बार हटा सकते हैं। इन तीन विकल्पों में बड़ा कंफ्यूजन होगा, संपदा है कि खुशहाली है कि हरियाली है। तो साथियों यहां पर सिर्फ एक शब्द बताता है, जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं कई बार अपनी ऑफलाइन की कक्षाओं में शब्दों के संदर्भ में चर्चा करता हूं, यहां पर देखिए इस प्रश्न का निर्धारण जो करेगा, ठीक है, पहले तो इस प्रश्न का आंसर सुन लीजिए। इस प्रश्न का आंसर होगा ए हरियाली, ए हरियाली। अब ये हरियाली जो है, ये क्यों है ये महत्वपूर्ण है। तो उसका आंसर है यहां पर ये रेगिस्तान शब्द। ये रेगिस्तान शब्द के कारण यहां पे हरियाली आया। जब ध्यान से देखिएगा, रेगिस्तान का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान का मतलब होता है ऐसी भूमि जहां कहीं जल का स्रोत ना हो या जल ना प्राप्त होता हो, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेगिस्तान ऐसी भूमि है जहां जल का स्रोत ना हो। कई बार हम लोग रेगिस्तान में देखते हैं कि पूरा भरा पड़ा दूर दूर तक रेगिस्तान है, ना बंदा ना बंदे की कोई जात है, लेकिन वहीं पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हरे पेड़ पौधों का झंकार या समूह आपको दिख जाता है। तो ऐसी भूमि में भी हरे पौधे का उगना अपने आप में आश्चर्यजनक होता है, ठीक है, आश्चर्य में डाल देता है कि यार दूर दूर तक कुछ नहीं, यहां पे क्यों? इसका मतलब होता है कि पौधे जो निकले हैं, हरा पौधा जो निकला है, उस पौधे के निकलने का स्रोत क्या है? उस पौधे के निकलने का स्रोत है, अगर कहीं भी पौधा जन्म लेना साथियों, विज्ञान कहता है कि पौधा अगर कहीं है तो जाहिर सी बात है उस जगह पर जल का स्रोत होगा। रेगिस्तान हम किसको बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं जहां पर जल का कोई स्रोत ना हो। लेकिन ध्यान से देखिए, सारे रेगिस्तान में दया, माया और रूहानियत की जो थोड़ी बहुत, पूरे रेगिस्तान में थोड़ा बहुत क्या बचा? हमने बात की थोड़ा बहुत पेड़ पौधे मिलते हैं। और पेड़ पौधे किस लिए मिलते हैं? पेड़ पौधे मिलते हैं जल के कारण, और पेड़ पौधे के कारण वहां पे क्या आ जाती है? हरियाली आ जाती है। तो रेगिस्तान के संदर्भ में यहां पर एक शब्द भी लिख लीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूं आपको। रेगिस्तान में पाया जाने वाला जल का स्रोत वो कहलाता है नकलिस्तान। रेगिस्तान में जो जल का स्रोत पाया जाता है ना, छोटे छोटे जहां पर पौधे निकल आते हैं, जो छोटा सा क्या होता है, तालाब टाइप का जगह सा दिख जाता है जहां पानी का कुछ स्रोत होता है, जिसको पी करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं। थार का बहुत बड़ा मरुस्थल है, वहां पे छोटे छोटे ऐसे नकलिस्तान टाइप के छोटे छोटे जल के स्रोत है, जहां से वो लोग पानी लाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं भाई साथियों? उसे हम नकलिस्तान के, किसके नाम से जानते हैं? नकलिस्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो आंसर इसके अनुसार हो जाएगा वो हरियाली हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत हरियाली बची है, उसका एक छोटा, देखिए ये शब्द भी मिल गया, ये देखिए रेगिस्तान, और जिसकी मैं बात कर रहा था, सॉरी ये क्या होगा, ये शब्द क्या होगा? नकलिस्तान, ठीक है। ये जिसकी मैं बात कर रहा था, रेगिस्तान का अपोजिट नकलिस्तान। नकलिस्तान मतलब रेगिस्तान में, इसको मैं लिख दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। नकलिस्तान मतलब रेगिस्तान में पाई जाने वाली हरी भरी भूमि
या जल का स्रोत, रेगिस्तान में पाया जाने वाला जल का स्रोत, जल का स्रोत। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये याद रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हरियाली बची है, उसका एक छोटा नकली स्थान भी उनकी बर्दाश्त के बाहर है और वे सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस ठीक है, कैसे इस बौद्धिक विकल्प, इस ए विकल्प देख लेते हैं, इस ए बौद्धिक, बी मानसिक, सी दार्शनिक और डी आध्यात्मिक, टी आध्यात्मिक। तो साथियों इस प्रश्न का देखिए आगे से जैसे आंसर निकालते हैं तो विज्ञान जो क्या है, विज्ञान जो है वो बुद्धि का खेल है, बुद्धि का। ठीक है, यहां मानसिक, आध्यात्मिक और दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। जब हम दर्शन की बात करते हैं, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं साथियों, तो हम विज्ञान से बहुत परे हो जाते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान अभी दर्शन के संदर्भ में 0.0001% पर भी नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि इस प्रभु की जो पूरी रची हुई सृष्टि है, उस सृष्टि का 0.001% तक अभी विज्ञान पहुंचा है और उसने आपको घोषित कर दिया कि वह ईश्वर के समकक्ष है। अरे अभी तुम 1% भी नहीं जान पाए हो, 1% भी नहीं जान पाए हो उस पूरी सृष्टि का, और तुमने अपने आप को इतना बड़ा घोषित कर दिया। तो विज्ञान वही चीज है। कई बार हमने बुद्धिजीवी दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो दर्शन के जानकार कई बार अपने स्टेटमेंट में कह देते हैं, कई बार मैंने बड़े बड़े साधुओं को ये कह करके बचते हुए सुना है। देखिए, है तर्क उचित है, लेकिन ये कह करके आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तर्क है, उसका लॉजिक है, और ये सबका ये प्रयास होना चाहिए कि अगर इतना बड़ा कोई आप स्टेटमेंट ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसका आप सहारा ले रहे हैं, तो उसके पीछे को तथ्य को भी जाने। कई बार मंचों पे साधु महात्मा होते कह देते हैं कि जहां पर विज्ञान क्या करता है, जहां पर विज्ञान सोचना बंद कर देता है, अध्यात्म या दर्शन वहां से सोच। अरे सोचता है, बिल्कुल सोचता है, तुम भी सोचो ना, तुमको किसने मना किया? भाई एक लाइन बोल दी और विज्ञान वाला बेचारा निरंतर हो जाता, कहता लो अब क्या करें। वो तो कह रहे जहां से हम बंद कर देंगे वहां से सोचेंगे। अरे मूर्खों, तुम उनसे कहो तुमने कहां तक सोचा है। सहारा लेना बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तर्क है कि विज्ञान जहां से सोचना बंद कर दे वहां से अध्यात्म प्रारंभ करे। बिल्कुल ठीक है, उचित तर्क है, क्योंकि 0.001% पहुंच पाए हैं। और हमारे यहाँ के जो पुराने साइंटिस्ट, ध्यानी, योगी, महात्मा, ऋषि मुनि, अरे जो पुराने ऋषि मुनि हैं ये आज के वैज्ञानिक ही तो हैं। आज लोग यंत्रों का प्रयोग करके बड़ी बड़ी दूरबीन लगा करके बता रहे हैं कि चांद से और पृथ्वी की दूरी इतनी है, ठीक है, या सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। अरे हमारे यहाँ बहुत पहले आर्यभट्ट ने इसकी घोषणा कर दी कि सूर्य क्या है, सूर्य केंद्र में है और क्या है, ग्रह उसकी ओर चक्कर लगाते हैं। कौन सी ऐसी उनके पास थी? अरे विधा है, विधा, सोच, डेवलप अपना, ठीक है। तो ये अध्यात्म देता हमारा, ठीक है, ये अध्यात्म देता है। तो यहां पर विज्ञान के संदर्भ में बात हो रही है, तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ये बौद्धिक। देखिए, वे सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस बौद्धिक युग में भी मनुष्य उषा और सितारों की ओर देखता हुआ अपने कीमती क्या है भाई, अपने कीमती, ठीक है, ए वक्त, सी बी शरीर, सी भविष्य और डी अतीत, अपने कीमती को क्यों बर्बाद कर रहा है। ठीक है, दुखी हो रहे हैं कि युग में भी, कौन से, बौद्धिक युग में भी मनुष्य उषा और सितारों की ओर देखता हुआ अपने कीमती, अतीत तो होगा नहीं, कीमती जो होगा वो अतीत नहीं हो सकता, ठीक है, कीमती वक्त को क्यों बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखिए साथियों सही आंसर तो ये शरीर और अतीत, इसके तो दो नहीं होंगे। अब बचा भविष्य, तो वो भी नहीं, कीमती वक्त, ए,
ठीक है, कीमती वक्त को क्यों बर्बाद कर रहा है। अब यहां से मैं अपने पहले प्रश्न का आंसर की ओर जाऊंगा साथियों, जो हमने छोड़ा था, जरा देखिए ये जो आया था। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या कहा था, हो सकता है उसमें से मिल जाए। तो यहां पर विज्ञान के रथ पर, विज्ञान का कार्य जो है वो प्रगति को संचालित करना। देखिए जब पूरे पैसेज को पढ़ा तो यहां से हम देखते हैं मुक्ति, शक्ति, शांति, ठीक है। इसका कुछ अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शांति के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं ना, कभी नहीं। शांति का प्रेमी धर्म को कभी अंधविश्वास नहीं समझेगा, ठीक है। शांति का प्रेमी, मुक्ति का प्रेमी भी धर्म को अंधविश्वास नहीं समझेगा, ठीक है। तो यहां से पहले तो ये दो आंसर हटे, शांति और मुक्ति नहीं होगा, ठीक है, शांति और मुक्ति नहीं होगा। प्रगति प्रेमी जो लोग हैं वो धर्म को अंधविश्वास मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प डी, प्रगति के प्रेमी, प्रगति के प्रेमी। तो देखिए आगे जब हम पूरे पैसेज को पढ़े तो वहां से हमें इस आंसर के रूप में हमारा आंसर मिल गया। प्रगति के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही वे अब काव्य को अर्ध सभ्यों की, आंसर देखिए यहां से, वाणी कहने लगे हैं। सारे रेगिस्तान में दया और रूहानियत की जो थोड़ी बहुत हरियाली बची है, उसका एक छोटा सा नगलिस्तान भी उनकी बर्दाश्त के बाहर है। और वे सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस बौद्धिक युग में भी मनुष्य उषा और सितारों की ओर देखता हुआ अपने कीमती ठीक है वक्त को क्यों बर्बाद कर रहा है, अपने कीमती वक्त को क्यों बर्बाद कर रहा है, ठीक है साथियों। तो एक मिनट रुक जाइए, कीमती युग में, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न के भी आंसर आपके कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूं आज का जो सत्र है, ठीक है, एक समझ डेवलप करने के लिए कि कैसे हम अपने शब्दों का चयन करें, ठीक है, उस संदर्भ में, ठीक है, हमने आपके सामने रखा, ठीक। तो आशा करता हूं कि ये जो आज का सेशन है ये आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए लाभकारी होगा। तो साथियों, नव वर्ष की एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी आज की वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि ये नया साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलताएं लाए। आप अपने जीवन में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करें और उनकी ओर सकारात्मक ऊर्जा के साथ बढ़ें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। साथियों, इसी वाणी के साथ कि आपने जो लास्ट वीडियो में हमारा उत्साहवर्धन किया, ठीक है, और हमारे वीडियो को देखा, उसी प्रेम और सहयोग की आकांक्षा आपसे हम आगे भी रखते हैं। और इन शब्दों के साथ अपनी आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।